हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो कि हर एक ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा ये लेक्चर 3 है। तो इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको बता दिया है, तो आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ से वीडियो। दोस्तों देखिए, जो हम ये टॉप 25 की सीरीज़ आपके लिए चला रहे हैं, ये आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको जितनी भी वीडियोस आपको बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सारे आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा, ताकि जो है एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए और अच्छे से आप एग्ज़ाम करके आएँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है यहाँ पे कि अतिचालक की चालकता होती है। अब देखिए, अतिचालक सुपर कंडक्टिविटी जो होती है, उसकी चालकता क्या होती है? ऑप्शन ए शून्य होगी, या फिर अनंत होगी, या फिर दोनों होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। तो देखिए, अतिचालक की जो चालकता होती है यहाँ पे अनंत होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अतिचालक मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें जो है धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा? अनंत होगा, क्योंकि कोई मान तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या है कि मेसनर प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, मेसनर प्रभाव क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि अतिचालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं अतिचालक को पार नहीं कर पाती हैं। और ऑप्शन बी दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं अतिचालक के बाहर मुड़ जाती हैं। या फिर ऑप्शन सी दिया गया है दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो मेसनर प्रभाव होता है यहाँ पे क्या होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो मेसनर प्रभाव में क्या होता है, इस प्रकार से अगर कोई चालक होता है, चालक होता है, तो क्या होता है यहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसे क्या होता है, उभर जाता है यहाँ पे। तो वही क्या होता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन ए कि अतिचालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं अतिचालक को पार नहीं कर पाती हैं। और ऑप्शन बी यहाँ पे अगर हम बात करें कि चुंबकीय बल रेखाएं अतिचालक के बाहर मुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे दोनों बातें सही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते क्या है कि अतिचालकता की घटना होती है जब चालक का तापमान T होता है। तो देखिए, अतिचालकता की घटना कब होगी? जब चालक का जो तापमान T होगा जो है TC यानी कि क्रांतिक ताप से अधिक होगा, या फिर क्रांतिक ताप से कम होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो अतिचालकता की घटना जो घटती है, कब घटेगी? जब हमारा तापमान होगा वो क्या होगा? क्रांतिक ताप से कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी करते चलें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया यहाँ पे कि अतिचालकता के उपयोग हैं। तो अब देखिए, अतिचालकता के क्या उपयोग हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया कि चुंबकीय लेविटेशन में, या फिर ऑप्शन बी बहुत बहुत उच्च शक्ति के विद्युत चुंबक बनाने में, या फिर ऑप्शन सी दिया गया है कि बहुत उच्च गति के कंप्यूटर के लॉजिक तथा स्टोरेज युक्ति में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। देखिए, यहाँ पे अगर हम अतिचालकता के उपयोग की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी तीनों में हम अतिचालकता का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्या लिखा गया है कि अतिचालकता की घटना किन घटनाओं की क्रिया है। अब देखिए, अतिचालकता की घटना किन घटनाओं की क्रिया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि आदर्श प्रतिचुंबकीय, फिर ऑप्शन बी दिया गया है कि आदर्श चालकता, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अतिचालकता जो घटना यहाँ पे है वो आदर्श प्रतिचुंबकीय और आदर्श चालकता की घटना है। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, जो आदर्श प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये मतलब क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और फिर अतिचालकता की घटना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या है कि सौर सेल युक्ति है। देखिए, सौर सेल कैसी युक्ति बताना है आपको। तो ऑप्शन ए जो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सौर सेल युक्ति, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है वही हमारा सौर सेल होता है। आपने सौर सेल तमाम देखा भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। अब देखिए, एलईडी का पूरा नाम क्या है यहाँ पे। तो एलईडी हमारा ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा डायोड, या फिर ऑप्शन बी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए,
यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा डायोड अलग चीज़ होता है और यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जक डायोड अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पे गलती ना करिएगा कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही करके चले आएँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही राइट होगा, क्योंकि एलईडी का जो पूरा फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या है कि एलईडी बनाने के लिए पदार्थों को उपयोग किया जाता है। तो देखिए एलईडी बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब देखिए एलईडी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक होता है उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम गैलीनियम आर्सेनाइड और गैलीनियम फास्फोरस और गैलीनियम आर्सेनाइड फास्फोरस, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी इन तीनों पदार्थों का यूज करते हैं एलईडी बनाने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। अब देखिए इनका जो क्या कहते हैं ताप होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इनका हम यूज करते हैं, क्योंकि एलईडी में क्या होना चाहिए, उच्च 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 जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए यहाँ पे इनका यूज करते हैं। तो कई कंडीशन है इसमें। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया यहाँ पे कि फोटो डायोड है। तो फोटो डायोड क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन में दिया गया है उत्क्रम अभिनति में प्रयोग होता है, या फिर ऑप्शन बी यदि फोटो डायोड पर प्रकाश डाला जाता है तो उत्क्रम अभिनति में धारा बहती है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे उत्क्रम अभिनति में प्रयोग भी होता है, तो ऑप्शन ए भी सही है। और यहाँ पे जब इस पर हम प्रकाश डालते हैं ना, तो उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाहित होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश उत्पन्न करता है, जो एलईडी होता है प्रकाश उत्पन्न करता है जब जोड़ा जाता है। ऑप्शन है उत्क्रम अभिनति में, या फिर ऑप्शन बी अग्र अभिनति में, या फिर ऑप्शन सी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जब हम क्या करते हैं इसको अग्र अभिनति, आपने पढ़ा होगा अग्र अभिनति, तो जब हम अग्र अभिनति में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम डायोड जो लेते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जब उसका बैटरी से जोड़ते हैं अग्र अभिनति में, तो क्या होता है, वो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो लिखा गया है कि यदि दो पोलराइड की अक्षें एक दूसरे के समांतर हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी। दो पोलराइड की अक्षें एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। अब देखिए यहाँ पे समांतर की बात की गई है, तो जो निर्गत प्रकाश होगा, निकलने वाला प्रकाश होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया 0, ऑप्शन बी I/2, या फिर ऑप्शन सी 2I, या फिर ऑप्शन डी 3I। तो देखिए यहाँ पे अगर क्या कहते हैं, दो अक्षें एक दूसरे के समांतर होंगी, तो यहाँ पे I/2 होगा। क्या होगा दोस्तों, जो निर्गत प्रकाश होगा I/2 होगा। तो यहाँ पे I जो है ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है अध्रुवित प्रकाश की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं जितनी वीडियो बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा गया है कि यदि दो पोलराइड की अक्षें एक दूसरे के लंबवत हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक दूसरे के लंबवत हैं, उसमें क्या लिखा गया था, एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब लंबवत होगा कंडीशन अलग होगी, और जब समांतर होगा तब अलग कंडीशन होगी। अब लंबवत के लिए क्या हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए 0, या फिर ऑप्शन बी I/2, या फिर ऑप्शन सी 2I, या फिर ऑप्शन डी 3I। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लंबवत की, तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी हमारी ऑप्शन ए, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे अगर हम समांतर की बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में बात की गई थी, तो यहाँ पे I/2 होगा। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, समांतर में I/2 होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें समांतर में तो I/2 होगा, और यहाँ पे अगर हम लंबवत की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए। बाकी देखिए 13 वाला क्या लिखा गया है कि ध्रुवीय प्रकाश क्या है। अब देखिए ध्रुवीय प्रकाश क्या है, तो ऑप्शन ये दिया गया है कि प्रकाश या विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन बी में कि प्रकाश या विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में असममित रूप से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सममित रूप से होते हैं, यहाँ पे असममित रूप से होते हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ध्रुवित प्रकाश होता है, आपने अगर ध्रुवित प्रकाश को देखा भी होगा फिगर को, तो उसमें क्या था,
कि जो वेक्टर विद्युत वेक्टर के कंपन थे प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में असममित रूप से होते थे। सममित रूप से नहीं होते थे, वहाँ पे क्या होते थे, असममित रूप से होते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि अध्रुवित प्रकाश क्या है। तो अध्रुवित प्रकाश क्या है, देखिए ऑप्शन ए लिखा गया है कि प्रकाश या विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते थे। या फिर ऑप्शन बी, जो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने ऑप्शन बी और सी को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा है सेम टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 वाला। तो यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश पूछ लिया है और यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश पूछ लिया है। अब ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, जो दिशा लंबवत दिशा जो होती है असममित रूप से होती है, जबकि यहाँ पे अध्रुवित की बात करें हम तो क्या होती है, दिशा सममित रूप से होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। तो ऐसे ही ऑप्शन दे देगा जैसे इसमें दिया गया था ABC करके। तो यहाँ पे केवल फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे ध्रुवित पूछा है तो यहाँ पे क्या पूछ लेगा, अध्रुवित पूछ लेगा। जब अध्रुवित होगा तो सममित रूप हो जाएगा और यहाँ पे जब ध्रुवित होगा तो असममित रूप हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, तब इसके बाद आंसर करना है, ना कि जल्दबाजी में गलत करके चले आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया यहाँ पे कि पोलराइड के क्या उपयोग हैं। देखिए पोलराइड जो होता है उसके क्या उपयोग हैं। तो ऑप्शन ए लिखा गया कि पोलराइड कैमरे में, या फिर ऑप्शन बी प्रतिबल के प्रभाव का अध्ययन करने में, या फिर ऑप्शन सी शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पोलराइड की बात करें तो पोलराइड को हम कैमरे के रूप में भी यूज़ करते हैं और प्रतिबल के प्रभाव का अध्ययन करने में भी इसका हम यूज़ करते हैं और शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में भी इसका यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है 16 वाला कि यदि दो पोलराइड की अक्षों के बीच कोण 45 डिग्री का है, दो पोलराइड के अक्षों के बीच जो कोण है यहाँ पे 45 डिग्री है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। तो अब देखिए जब 45 डिग्री कोण होगा तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी हमारी, ऑप्शन ए आई होगा, या फिर ऑप्शन बी 2I होगा, या फिर ऑप्शन सी I/3 होगा, या फिर ऑप्शन डी I/4 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसमें। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि फ्रेस्नेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम फ्रेस्नेल विवर्तन की बात करें तो प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से जो दूरी होती है स्थित होती है। तो ऑप्शन ए लिखा गया है कि दोनों निश्चित दूरी पर होते हैं, या फिर ऑप्शन बी दोनों अनंत दूरी पर होते हैं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम फ्रेस्नेल विवर्तन की बात करें तो जो प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट होती है उनके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, दोनों निश्चित दूरी पर होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 वाला देखिए क्या लिखा गया है, सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑप्शन भी है, केवल क्वेश्चन अलग है। देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से दूरी पर स्थित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्राउनहोफर विवर्तन की बात की गई है और इसके पहले यहाँ पे क्या बात की गई थी, इसके पहले वाले में फ्रेस्नेल की बात की गई थी। अब देखिए फ्रेस्नेल में दोनों निश्चित दूरी पर होंगे, जबकि यहाँ पे अगर हम फ्राउनहोफर की बात करें प्रकाश स्रोत और स्क्रीन स्लिट के बीच की दूरी, तो क्या होंगे, दोनों अनंत दूरी पर स्थित होंगे। कितनी दूरी पर, दोनों अनंत दूरी पर स्थित होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और इसमें राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों समझ में आया होगा और दोनों में क्या फ़र्क है वो भी समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है कि यदि ध्वनि की तीव्रता का मान देहली सरलता का 100 गुना हो तो ध्वनि की प्रबलता का स्तर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता का मान देहली सरलता का 100 गुना है, तो ध्वनि की प्रबलता का स्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए L बराबर 0 होगा, या फिर ऑप्शन बी L बराबर 10 डेसिबल होगा, या फिर ऑप्शन सी L बराबर 20 डेसिबल होगा, या फिर ऑप्शन डी 30 डेसिबल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, L बराबर 20 डेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है हमारा कि वह तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है। तो ऑप्शन ए लिखा गया यांत्रिक तरंगे, और ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो आपने पढ़ा भी होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गुण के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
और यहाँ पे यांत्रिक तरंगों की बात करें तो इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे केवल ऑप्शन बी यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है कि वह तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दे रखा ऑप्शन ए यांत्रिक तरंगे या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता किसे पड़ेगी, तो यहाँ पे जो यांत्रिक तरंगे हैं उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि अनुरणन काल के लिए सेबाइन सूत्र होता है। देखिए अनुरणन काल जो होता है इसके लिए सेबाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए दे रखा है टी बराबर 10 वोल्ट पर सिग्मा एस, या फिर ऑप्शन बी 0.1 वोल्ट सिग्मा एस, या फिर ऑप्शन सी टी बराबर 100 वोल्ट सिग्मा एस, और ऑप्शन डी दे रखा है कि टी बराबर 0.165 वोल्ट सिग्मा एस। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 0.165 वोल्ट सिग्मा एस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि पराश्रव तरंगे उत्पन्न करने की विधियाँ। अब देखिए पराश्रव तरंगे को अगर उत्पन्न करना है तो कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा चुंबकीय आकारांतर जनित्र, या फिर ऑप्शन बी दे रखा है कि दाब विद्युत जनित्र, या फिर ऑप्शन सी यांत्रिक जनित्र, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पराश्रव तरंगों की बात करें उत्पन्न करने की विधियों की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला भी और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही है, क्योंकि इनके द्वारा भी हम पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं, इनके द्वारा भी और इनके द्वारा भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि के कुल अवशोषण सिग्मा एस की इकाई का या फिर मात्रक होते हैं। अब देखिए कुल अवशोषण सिग्मा एस का मात्रक क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मीटर होगा, या फिर सेकंड होगा, या फिर मीटर पर सेकंड होगा, या फिर ऑप्शन डी ओपन विंडो यूनिट, या फिर इसको हम शॉर्टकट में अगर बोलें तो OWU। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल अवशोषण सिग्मा एस की जो मात्रक होगा ओपन विंडो यूनिट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 25 की तरफ। तो देखिए क्या लिखा गया कि प्रबलता का स्तर डेसिबल में होता है। अब देखिए प्रबलता का स्तर डेसिबल में क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है L बराबर I/I0, ऑप्शन बी दे रखा है कि L बराबर log 10 I/I0, और ऑप्शन सी दे रखा है L बराबर 10 log 10 I/I0, और ऑप्शन डी L बराबर 100 log 10 I/I0। तो देखिए यहाँ पे जो प्रबलता का डेसिबल फार्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L बराबर 10 log 10 I/I0, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके पहले का जो लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 है जा करके चैनल की पेज में आप देख सकते हैं, और इसका चैप्टर वाइज वीडियोस आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से जो है आप देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी भी, तो आप जा करके वहाँ पे देख लीजिए। और बाकी देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि ये 20 मिनट का जो वीडियो है इसके पीछे क्या हमारा यहाँ पे 2 घंटा यहाँ पे खर्च होता है, 2 आवर्स जाता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।